यस, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द लिमिटेशन। तो हमने कल सेक्शन 6 को रेफर करा एंड उसके बेसिस के ऊपर आज हमने सेक्शन 8 को देखना है। तो पहले मैं सेक्शन 6 की 4 एसेंशियल्स को वापस से रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद आई विल बी कवरिंग सेक्शन 8। एंड आज जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी 6, 8 एंड 9। आई विल बी कंप्लीटिंग दैट, प्लस आई विल बी स्टार्टिंग एंड आई विल बी गिविंग यू अ रेफरेंस ऑफ सेक्शन 4 ऑल्सो, थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस के अंदर। तो हमारे पास वर्ड सूट चल रहा था, हम सूट इन सेक्शन 3 को भी आज कवर अप कर देंगे एंड वी विल फिनिश इट ऑफ व्हाट वी हैव स्टार्टेड। चलो आज हम सेक्शन 6 के हम 4 एसेंशियल्स को वापस से पढ़ते हैं। वो 4 एसेंशियल्स कौन से थे? नंबर 1, सेक्शन 6 is only applicable on suits and execution applications. Section 6 has no role to play on appeals. It has no role to play on the applications other than Order 21. Simple. Number 2, Section 6 only deals with the legal disabilities of plaintiff. It has no role to play about the legal disabilities of defendant. Correct. Number third point. It talks about only 3 types of legal disabilities: minority, idiocy, insanity. और बाकी कोई भी टाइप ऑफ लीगल डिसेबिलिटी इसमें नहीं आती। नंबर 4, सेक्शन 6 is not a mandatory rule. The discretion is given to the party, to the plaintiff, कि जी आप अगर आप चाहें तो सेक्शन 6 को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओरिजिनल डेट से इसको स्टार्ट करवा सकते हैं। करेक्ट। अगर आप सेक्शन 6 को यूज करवाते हैं तो अगर आपका लिमिटेशन पीरियड 3 साल से बड़ा है वो इट विल रिड्यूस टू 3 years। तो हम इसी के बेसिस के ऊपर हम इसको स्टार्ट करेंगे सेक्शन 8 को देखना एंड इसको डिफरेंट एंगल से पढ़ने की कोशिश करेंगे व्हाट इट हैज टू से। तो मैं इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस मैं आपको एक डायग्राम बनाकर इसको स्टार्ट कर रहा हूं एंड आप अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखें, उसके बेसिस के ऊपर वी विल सी दैट। Now, I have made this diagram. तो ये आपकी डायग्राम है। राइट। तो इसमें एक डेट मैंने मेंशन करी है, रेकनिंग। करेक्ट। सो व्हाट इट टॉक्स अबाउट, हम इसके बेसिस के ऊपर इसको देखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडेंट को लीगल डिसेबिलिटी यहां पर हुई, करेक्ट, एंड उसकी यहां पर लीगल डिसेबिलिटी सीज हुई। हमने एक डायग्राम बनाया, उसकी लीगल डिसेबिलिटी रेकनिंग से पहले थी और सब्सिक्वेंटली उसका लीगल डिसेबिलिटी सीज हो गई। अब हम इसके बेसिस के ऊपर इसको आगे देखना स्टार्ट करते हैं व्हाट दिस हैज टू से। हम 2-3 मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप 2-3 एग्जाम्पल्स उसको सोच देख सकते हैं। अगर हम देखें, ओरिजिनली आपका लिमिटेशन पीरियड यहां से स्टार्ट होगा, दिस इज ओरिजिनल। आप सेक्शन 6 की हेल्प से आप लिमिटेशन पीरियड यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पार्टीज के पास ऑप्शन है, करेक्ट, कि वो ओरिजिनल डेट से करे या फिर वो सेक्शन 6 के बेसिस से करे। तो लेट्स स्टार्ट विद, मैं आपको इस डायग्राम को आप बनाएं
राइट। ऐसे आप 4 डायग्राम्स को बनाएं कॉपीज के अंदर अपनी, उसके बेसिस के ऊपर हम इसको लिखेंगे। तो आई एम गिविंग योर टाइम, तो आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, फटाफट ऐसी 4 डायग्राम्स फुल फ्लेज इसी के साथ अपनी 4 डायग्राम्स को बनाएं अपनी कॉपी के अंदर। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, व्हेन इट्स डन आई विल स्टार्ट विद इट। Correct. Now let's start with it. This is diagram number 1 which I'm discussing right now, right? Now for example, हम यहां पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लिमिटेशन पीरियड इज ऑफ 8 years। 8 साल का लिमिटेशन पीरियड है। करेक्ट। अगर हम सेक्शन 6 लगाएंगे तो दिस विल रिड्यूस टू 3 years। वो 3 साल में रिड्यूस हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 6। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम इसको ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड रखेंगे इट विल बी 8 years। इफ विल रिड्यूस इट, इट विल कम टू 3 years। दिस इज व्हाट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 8 हैज टू से। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के बेसिस के ऊपर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पीरियड रेकन हुआ इन द ईयर 1990। 1990 को पीरियड रेकन हुआ और आपकी लीगल डिसेबिलिटी सीज कर गई इन द ईयर 1992। 1992 में सीज कर गई। करेक्ट। अगर आप यहां पर ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड लगाते हैं 8 years का, वो फिनिश होगा इन द ईयर 1998 बिकॉज इट्स ऑफ 8 years। एंड अगर आप यहां पर सेक्शन 6 की हेल्प लेंगे तो फिर आपको 3 साल का पीरियड मिलेगा और वो खत्म होगा इन द ईयर 1995। अगर आप इस एग्जाम्पल को जरा गौर से देखते हैं, 1990 में पीरियड रेकन हुआ, 1992 में आपकी डिसेबिलिटी जो भी थी वो आपकी खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप माइनर थे, आप 1992 में आप मेजर बन गए। ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड 8 साल का है। अगर आप डेट ऑफ रेकन से ओरिजिनल पीरियड को लगाएंगे तो वो 1992 में खत्म, 1998 में खत्म होगा। अगर आप सेक्शन 6 को लगाएंगे तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 8 लगेगी। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 8 कहता है कि अगर आप पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो इट विल रिड्यूस टू 3 years। तो सेक्शन 6 के अंदर यही पीरियड आपको 3 साल का मिलेगा। तो अगर आप सेक्शन 6 के बेसिस के ऊपर जाते हैं तो लीगल डिसेबिलिटी 1992 में खत्म हुई थी, तो वहां से अगर आप 3 साल जोड़ेंगे तो वो 1995 को है। तो अगर आप देखते हैं इस पर्टिकुलर केस में, अगर आप सेक्शन 6 को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लिमिटेशन पीरियड 1995 में एक्सपायर होगा। अगर आप सेक्शन 6 को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो लिमिटेशन पीरियड आपका 1998 में एक्सपायर हो रहा है। तो इस केस में बेनिफिट किस में है? इस केस में बेनिफिट है कि हम सेक्शन 6 ना लगाएं, हम इसको ओरिजिनल चाहिए। करेक्ट। तो इसका रूल क्या निकला? इसका रूल ये निकला, कब आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती है
तो आप उस टाइम पे देखें आपका ओरिजिनल पीरियड के कितने साल पड़े थे, कब आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई, दैट इज दिस, आप देखें आपके ओरिजिनल पीरियड के कितने साल पड़े थे। तो यहां पर अगर आप टेक्निकली देखते हैं आपके ओरिजिनल पीरियड के 5 साल पड़े थे। करेक्ट। तो मतलब कि ओरिजिनल पीरियड अभी 5 साल और चलना था। अगर आप लीगल डिसेबिलिटी से पीरियड चलाएंगे वो सिर्फ 3 साल चलेगा। तो बेनिफिट किस में है इस केस में कि आप ओरिजिनल पीरियड ही चलाएं। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव। तो आपने एक डायग्राम बना रखी है, करेक्ट। इसी बेसिस के ऊपर अब हम दूसरी डायग्राम देखते हैं। तो जो भी हमारे पास अननेसेसरी है उसके बाद में आपको पॉइंट सारे के सारे डिक्टेट करवा दूंगा, करेक्ट। आगे देखते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ सेम चीज मैंने रखी है यहां पे। आपने इसके 3 डायग्राम बनाए थे, ये 4 डायग्राम बनाए थे, ये दूसरा डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल आपकी लीगल डिसेबिलिटी रेकनिंग से पहले थी, पीरियड रेकन हुआ 1990 1990 के। यहां पर फॉर एग्जाम्पल हम सेम फैक्ट्स के साथ लगभग लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो लिमिटेशन पीरियड था वो 8 years का था। अगर आप यहां पर सेक्शन 6 लगाएंगे तो वो लिमिटेशन पीरियड कम होकर 3 साल का हो जाएगा। यहां पर आपकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हुई इन द ईयर 1996 को। करेक्ट। इस केस में हमने एग्जांपल लिया है कि 1996 को आपकी डिसेबिलिटी सीज हो गई। अगर हम इस केस में ओरिजिनल डेट से लिमिटेशन पीरियड लगाते हैं तो वो एक्सपायर होगा 1998 को। 8 साल का पीरियड है तो 1990 से लगाया वो 1998 को ऑन एन एवरेज वहां पे एक्सपायर हो रहा है आपका। अगर हम सेक्शन 6 से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करते हैं डिसेबिलिटी सीज होने से तो वो आपको 8 साल नहीं 3 साल मिलेंगे। वो आपको 8 साल नहीं 3 साल मिलेंगे। एंड वो 3 साल भी खत्म होंगे इन द ईयर 1999। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हैं, अगर आप ओरिजिनल पीरियड चला रहे हैं तो वो ओरिजिनल पीरियड 1998 में एक्सपायर होगा। तो अगर आप सेक्शन 6 की हेल्प ले रहे हैं, ऑल दो लिमिटेशन पीरियड आपका 8 साल से कम होकर 3 साल का हो गया, बट यहां पर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाएगा 1999 में। इस केस में फायदा किस में है कि आप सेक्शन 6 का बेनिफिट उठाएं, बिकॉज यहां पर लिमिटेशन पीरियड आपका आगे चल जाएगा। करेक्ट। सो अब जरा गौर से सुने। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ये कहता है, अपनी कॉपीज में लिख सकते हैं सेक्शन 8 के रिलेशन के। प्रिंसिपल ये कहता है अगर आपका लिमिटेशन पीरियड 8 साल से बड़ा है तो सेक्शन 6 को यूज करेंगे तो वो कम होकर 3 साल का हो जाए। अब क्वेश्चन ये सेक्शन 6 को इस्तेमाल करें या ना करें। जब भी आपको कोई प्रेपोजिशन मिलती है तो उस प्रेपोजिशन में ये सारे फैक्ट्स लिखे होंगे कि पीरियड रेकन कब हुआ, लीगल डिसेबिलिटी कब खत्म हुई, लिमिटेशन पीरियड कितना है। तो आपको वो प्रेपोजिशन में लिखा होगा। लिखा नहीं होगा तो आप लिमिटेशन पीरियड कितना है आप पीछे वेयर एक्ट से आप शेड्यूल से उसको चेक कर सकते हैं। करेक्ट, यू विल हैव दिस। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कब लीगल डिसेबिलिटी सीज हुई तो ओरिजिनल पीरियड कितना पड़ा था। ओरिजिनल पीरियड कितना पड़ा था।
अगर ओरिजिनल पीरियड जो पड़ा था अनएक्सपायर्ड था, उसको हम अनएक्सपायर्ड पीरियड कहते हैं, अगर वो पीरियड अनएक्सपायर्ड जो था वो 3 साल से ज्यादा का पड़ा था, तो 6 नहीं लगाएंगे आप। क्यों? बिकॉज 6 लगाकर 3 साल का पीरियड मिलेगा आपको, और आपका पेंडिंग ही 3 साल से बड़ा पड़ा है, तो वाई टू अप्लाई सेक्शन 6? इट विल बी नेगेटिव फॉर यू। यही हमने डायग्राम 1 में देखा। बट अगर आपका पीरियड, पेंडिंग पीरियड 3 साल से कम का है, अनएक्सपायर्ड पीरियड 3 साल से कम का है, तो उस केस में आप सेक्शन 3 अप्लाई करें। अच्छा सॉरी, क्यों? वहां पर लिमिटेशन पीरियड कम होकर 3 साल का तो हो जाएगा, बट वो 3 साल बाद में एक्सपायर हो गए, ओरिजिनल पीरियड पहले एक्सपायर हो है, तो उसमें हमेशा बेनिफिट आपको सेक्शन 6 यूज करने में है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया। करेक्ट। तो आपने 2 एग्जाम्पल्स देख लिए, तो अब हम तीसरा एग्जाम्पल। करेक्ट। लेट्स कम टू थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। वो क्या कहता है, जरा गौर से देखिए। ना, अगर लिमिटेशन पीरियड, जो ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड है, वो डिसेबिलिटी सीज होने से पहले ही एक्सपायर हो जाता है, करेक्ट, तो उस केस में द रूल इज सिंपल, आपको हमेशा सेक्शन 6 की हेल्प लेनी है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं देखना लिमिटेशन पीरियड कितना था। अगर लिमिटेशन पीरियड डिसेबिलिटी सीज होने से पहले एक्सपायर हो गया, सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू अप्लाई सेक्शन 6। क्यों? बिकॉज रिमेनिंग पीरियड तो कुछ है ही नहीं, देयर इज नो रिमेनिंग पीरियड। करेक्ट। दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर कोई पीरियड रिमेनिंग पढ़ा ही नहीं कब आपकी डिसेबिलिटी सीज हुई है, तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल अप्लाई सेक्शन 6। करेक्ट। चलो लेट्स कम टू द फोर्थ एग्जाम। फोर्थ एग्जाम्पल में हम यहां पर पढ़ते हैं, लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जाम्पल 2 years का है। अगर आप सेक्शन 6 लगाएंगे तो वो इफेक्ट नहीं होगा, वो अभी भी 2 साल का ही रहेगा। करेक्ट। तो सेक्शन 8 को हम गलत पढ़ते हैं। मैं आपको उसकी वर्डिंग पढ़ाऊंगा सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 पीरियड को बढ़ा नहीं रहा। अगर आपका लिमिटेशन पीरियड 3 साल का है, 3 साल से कम का है, तो वो उतना ही रहेगा। सेक्शन 8 रिस्ट्रिक्शन ये लगाता है कि अगर आपका पीरियड 3 साल से ज्यादा का है तो वो 3 साल तक आ जाए। तो अगर आपका लिमिटेशन पीरियड 2 साल का है तो सेक्शन 6 के अंदर वो 2 साल का ही रहेगा। अगर लिमिटेशन पीरियड आपका 1 साल का है तो वो 1 साल का ही रहेगा। आप सेक्शन 6 के बेसिस के ऊपर पीरियड को बढ़ा नहीं सकते। मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफ 30 days, 6 months, तो सेक्शन 6 के अंदर यू आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट टू 3 years, इट विल रिमेन द सेम। तो सेक्शन 8 इज अ रिस्ट्रिक्शन, वो एक इनेबलिंग प्रोविजन नहीं है, वो बेनिफिशियल प्रोविजन नहीं है कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा उससे। दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड, 8 इज अ रिस्ट्रिक्शन टू इट। तो इस केस में हम आगे देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर फॉर एग्जाम्पल लिमिटेशन रेकनिंग पीरियड इज 1990, 1990 के अंदर रेकन हुआ, डिसेबिलिटी सीज हुई फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 1991 में। करेक्ट। तो अगर आप ओरिजिनल पीरियड लगाते हैं वो एक्सपायर होगा 1992 में। करेक्ट। अगर आप डिसेबिलिटी से पीरियड लगाते हैं वो एक्सपायर होगा 2 साल का 1993
1993 में। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर लिमिटेशन पीरियड 3 साल से छोटा है तो सेक्शन 6 इज ऑलवेज बेनिफिशियल, ऑलवेज, हमेशा बेनिफिशियल है आपका, हमेशा। दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड। करेक्ट। तो चलो, आप सबने डायग्राम बना लिया होगा। अब इसके बेसिस के ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इस 4 डायग्राम के बेसिस के ऊपर हमारे पास यहां पर 4 प्रेपोजिशंस हैं। वो 4 प्रेपोजिशंस क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रेपोजिशन नंबर 1 और टेस्ट नंबर 1, अगर आपका ओरिजिनल पीरियड, अगर आपका ओरिजिनल पीरियड लीगल डिसेबिलिटी में ही एक्सपायर हो जाता है, वो पीरियड कितना भी है, वी आर नॉट कंसर्न्ड। तो यहां पर आपको पीरियड नहीं देखना, पीरियड 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, वी आर नॉट कंसर्न्ड। अगर आपका ओरिजिनल पीरियड, जो भी आपका ओरिजिनल पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, जो भी आपका ओरिजिनल पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वो लीगल डिसेबिलिटी के दौरान एक्सपायर हो जाता है, तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गो विद सेक्शन 6। तो वहां पर सेक्शन 6 हमेशा अप्लाई करें। प्रिंसिपल नंबर 2 जो हमने 4th डायग्राम देखी, प्रिंसिपल नंबर 2, अगर आपका लिमिटेशन पीरियड 3 साल या 3 साल से कम का है, इफ इट इज ऑफ 3 years और लेस देन 3 years, तो उस केस में इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गो फॉर सेक्शन 6। वो सेक्शन 6 में हमेशा बेनिफिशियल हो। करेक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट डायग्राम। लिमिटेशन पीरियड 2 साल का था, सेक्शन 6 अप्लाई करेंगे तब भी वो 2 साल का है। तो अगर आप ओरिजिनल डेट से इसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1990, तो इट इज एक्सपायरिंग ऑन 1992। अगर आप डिसेबिलिटी की डेट से इसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1991, इट एक्सपायर्स इन द ईयर 1993। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू अप्लाई सेक्शन 6, बिकॉज अगर आप 6 को अप्लाई करेंगे तो लिमिटेशन पीरियड हमेशा बाद में एक्सपायर हो रहा है। करेक्ट। दिस इज वॉट यू हैव टू सी। राइट, देखो ये तो एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है ना। अगर आप किसी बच्चे से भी पूछते हैं, मैंने एक बच्चे से पूछा, बच्चे देखो आपके पास 2 साल का पीरियड है, 2 साल का पीरियड में 1 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं और एक 2 साल का पीरियड में 15 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं, कौन सा बाद में खत्म होगा? इवन अ किड ऑफ 4 years और 5 years विल से सर 15 वाला बाद में खत्म होगा, क्योंकि वो 15 दिन बाद में स्टार्ट हुआ है, पीरियड तो सेम है। एक पीरियड में जनवरी में स्टार्ट कर रहा हूं, एक पीरियड में जून में स्टार्ट कर रहा हूं, 2 साल का सेम। करेक्ट। तो कौन सा बाद में खत्म होगा? जून वाला। करेक्ट। तो अब देखिए, कब पीरियड रेकन हुआ, बंदा लीगल डिसेबिलिटी में था, कब लीगल डिसेबिलिटी सीज बाद में हुई, तो जो सेम पीरियड है 3 साल या 3 साल से कम वाला आपको सेम पीरियड मिलता है। अगर आप रेकनिंग से स्टार्ट करेंगे वो पहले खत्म होगा, जो लीगल डिसेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे वो बाद में खत्म होगा। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू अप्लाई सेक्शन 6। देयर इज नो टेक्निकलिटी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ शेयर कॉमन सेंस। करेक्ट। सो प्लीज इस चीज को लॉ में लेमैन की तरह भी समझें, और ये सबसे बड़ी गलती हम लॉ में करते हैं। लाइक मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैं आई हैव टॉट अगर मोर देन 1500 स्टूडेंट्स इन माय लाइफ, मैं 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। मैंने एक चीज हमेशा देखी है वहां पे स्टूडेंट्स में, वो मेरे अंदर भी थी और आज भी है, हमारे को आदत हो जाती है लॉ को हमेशा कॉम्प्लेक्स देखने की, हमेशा।
अगर कोई सिंपल भाषा में कोई चीज परोसी जाती है ना स्टूडेंट के सामने, लॉ स्टूडेंट के सामने, वो उसको भी शक की निगाह से देखता है कि यार इतना सिंपल तो ये हो ही नहीं सकता, इसमें जरूर कोई गलती है, राइट, इसमें जरूर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जरूर होगी, बिकॉज हम हमेशा कॉम्प्लेक्स चीजों के पीछे भागते रहते हैं लोग। और ये प्रॉब्लम आई हैव सीन फ्रॉम द लास्ट 8 years। ये मेरे अंदर भी बहुत होती थी। कभी एक रूल सिंपल सा होता था एंड आई यूज्ड टू वरी कि भाई ये सिंपल क्यों है, लॉ में देयर इज नथिंग व्हिच इज सिंपल। गलत। इस चीज को याद रखना है, लॉ में भी बहुत सी चीजें सिंपल हैं। 80% लॉ इज वेरी सिंपल। और कब हम उसमें अपना ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि नहीं ये सिंपल में कुछ गड़बड़ है, हम शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वहां पर हमें मार पड़ती है। तो याद रखना, लॉ में कम दिमाग चलाना भी हानिकारक है, ज्यादा दिमाग चलाना भी हानिकारक है। तो आपको बैलेंस के साथ दिमाग चलाना। सो प्लीज इस चीज को आप माने, इट्स अ रियलिटी विच आई एम टेलिंग यू। करेक्ट। सो हमने 2 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। लेट्स कम टू द थर्ड। अगर लिमिटेशन पीरियड 3 साल से ज्यादा है, इफ यू हैव अ लिमिटेशन पीरियड विच इज मोर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा कर गया, तो उस केस में वो लिमिटेशन पीरियड 3 साल से कम का हो जाएगा, 3 साल तक आ जाएगा। दिस इज व्हाट रिस्ट्रिक्शन ऑफ 8 हैज। यहां पे 8 की रिस्ट्रिक्शन आई, तो इस जगह पर आपको क्या करना है, यहां पर एक टेस्ट लगेगा। आपको देखना है अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना पेंडिंग है, कितना अनएक्सपायर्ड पीरियड पेंडिंग है। दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। ठीक है। अगर अनएक्सपायर्ड पीरियड 3 साल से ज्यादा का है तो सेक्शन 6 मत लगाए। करेक्ट। एक सिंपल सा लॉजिकल चीज है। मेरे पास 12 साल का पीरियड है, 6 लगाऊंगा तो वो 3 साल का हो जाएगा। मेरी डिसेबिलिटी खत्म हुई, मेरे पास अभी भी 8 साल पड़े, तो मैं 6 लगाकर अपने 8 साल को कम करके 3 साल का क्यों बनाऊं? सो इन दैट पर्टिकुलर केस सेक्शन 6 विल नॉट अप्लाई। अगर अनएक्सपायर्ड पीरियड 3 साल से कम का पड़ा है तब आप सेक्शन 6 लगाए, बिकॉज फिर आपको 3 साल का बेनिफिट। This is what you have to keep in mind. These are the 4 golden principles in relation to section 8, with how you have to study and how you have to see. Clear है? चलो अब हम छोटा सा एक और पॉइंट इसके रिलेशन। जो हमारे पास सेक्शन 6 है वो एवरी टाइप ऑफ सूट पे नहीं लगता। अगर कोई सूट प्रिएम्प्टिव राइट्स का है, राइट, तो व्हाट इज प्रिएम्प्टिव राइट्स? करेक्ट। प्रिएम्प्टिव राइट्स होते क्या है, पहले मैं आपको पासिंग रेफरेंस में समझा दूं। सीपीसी के अंदर मैं आपके इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करूंगा, बिकॉज सीपीसी के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन में इतना जरूरी नहीं है आपके लिए पढ़ना है। प्रिएम्प्टिव सूट्स होते हैं अगर 2 लोग इक्वल जगह पर खड़े हैं, 2 persons are standing on a same position, one is given preference over the other, एक इंसान को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रिएम्प्टिव राइट्स। करेक्ट। इसको हम प्रेफरेंस राइट्स भी कहते हैं, बट इसके जो सूट्स होते हैं इसको सूट्स ऑफ प्रिएम्प्टिव कहते हैं, प्रिएम्प्शन कहते हैं, सॉरी। करेक्ट। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, उन्होंने बोली सेम लगाई, एक ने 10 लाख की लगाई, दूसरे ने 10 लाख की लगाई, सेम बोली, तो I'm sorry, थोड़ा सा मेरा ये फोन गिर गया था नीचे, सो लेट्स प्रोसीड विद। तो फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों ने बोली लगाई, सेम अमाउंट, एक ने 10 लाख की लगाई, दूसरे ने भी 10 लाख की लगाई, अब दोनों इक्वल पे आ गए। लॉ कहता है जो फैमिली मेंबर है आप उसको प्रेफरेंस दें दूसरे के ऊपर। करेक्ट। दोनों की बिडिंग अमाउंट सेम है, दोनों ने सेम अमाउंट लगाया है, तो बट आप जो फैमिली मेंबर है उसको प्रेफरेंस दे रहे हो ओवर द स्ट्रेंजर। दिस इज कॉल्ड प्रिएम्पशन। प्रिएम्पशन
आप पार्टनरशिप में देखते हैं, प्रियम्पशन आप एयर्स में देखते हैं, प्रियम्पशन आप ड्वेलिंग हाउस में देखते हैं, प्रिवेंशन आप सक्सेशन में देखते हैं, प्रिवेंशन आप पार्टनरशिप में देखते हैं, प्रिवेंशन आप कंपनीज में देखते हैं। करेक्ट। बट बहुत सी जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्पशन को खत्म कर दिया है, बट अभी भी प्रियम्पशन चलता है। राइट। तो कहां कहां चल रहा है और कहां कहां खत्म हो गया है, दैट वी गोइंग टू डिस्कस इन सीपीसी, नॉट है। तो अगर आपका कोई सूट आपने फाइल करना है प्रियम्पशन का, उसके ऊपर आप सेक्शन 6 का बेनिफिट नहीं ले सकते। यू कैनॉट टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 6। तो अगर कोई भी सूट है जो प्रियम्पशन के साथ डील करता है, जिसमें आप अपना राइट ऑफ प्रेफरेंस क्लेम करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप सेक्शन 6 नहीं लगा सकते। तो मतलब कि अगर आपका कोई सूट था प्रियम्पशन का, उसका पीरियड स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे आप लीगल डिसेबिलिटी में थे, तो उन केसेस के अंदर आप उस पीरियड को लीगल डिसेबिलिटी सीज होने से स्टार्ट नहीं करवा सकते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। उस केस के अंदर पीरियड आपका स्टार्ट उसी डेट से होगा जब से उसने स्टार्ट होना था। दिस इज द वर्डिंग ऑफ सेक्शन 8 बिकॉज section 6 is not applicable on preemptive suits. This is what you have to keep in mind. So section 6 has one exception. It is not applicable on all the suits. It is not applicable on preemptive suits. Correct. This is what you have to see. So let's proceed further. तो इसके ऊपर काफी चेंजेस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो दिस टॉपिक बड़ा ही विद द पैसेज ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत रिस्ट्रिक्ट करता जा रहा है टॉपिक को। बट याद रखना ये टॉपिक अभी तक अबॉलिश नहीं हुआ है टोटली। बहुत से फील्ड में ये अबॉलिश हो चुका है, बट बहुत से फील्ड में आज भी ये पेंडिंग पड़ा है, ऐसे ही फॉलो किया जाता है। तो अब लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टडी सेक्शन 8 डायरेक्टली। इट सेज नथिंग इन सेक्शन 6 shall applies to suit to enforce a right of preemption. करेक्ट। प्रियम्पशन के राइट पे ये सेक्शन 6 नहीं लगता। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। उसका रीजन ये है कि जो प्रियम्पशन का राइट है इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी। तो व्हेन अ राइट इज बेस्ड ऑन इक्विटी, आप उसके ऊपर इक्विटी का अनदर प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 6 ना लगाए, बिकॉज उससे क्या होगा, कभी भी डिस्प्यूट सेटल नहीं। तो वो एक इक्विटी का राइट आपको प्रियम्पशन के अंदर दिया जाता है। तो दैट इज अ रीजन दे हैव स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड सेक्शन 6 फ्रॉम द सूट्स ऑफ प्रियम्पशन। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। आगे क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन 6 shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of disability or death of the person affected thereby the period of limitation for any suit or application. तो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लोग इसको गलत इंटरप्रेट कहां से करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है नथिंग शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड। तो कब वहां पे आता है ना डीम्ड टू एक्सटेंड, तो वहां पर लोग समझते हैं कि सेक्शन 8 इज डीलिंग विद एक्सटेंशन। करेक्ट। वो एक्सटेंशन क्या समझते हैं कि जी ये तो पीरियड को एक्सटेंड कर रहा है। तो बच्चे इसको समझते हैं कि अगर 2 साल का पीरियड है तो सेक्शन 8 कहता है इसको 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। थिंक इट लॉजिकली। तो मतलब कि आप लॉजिकली इसको सोचिए, क्या सेक्शन 8 ये कहेगा कि अगर आपका 1 साल का पीरियड आप उसको 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते? तो अगर सेक्शन 8 ये कहता है कि आप 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो बढ़ाने वाला क्लॉज कहां पे लिखा हुआ है कि इट विल एक्सटेंड? ये तो रिस्ट्रिक्शन है कि दैट यू कैन नॉट एक्सटेंड। करेक्ट। ये कहता है बेसिकली, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, ये कहता है कहां पर 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, कोई भी पीरियड 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है सेक्शन 6 में, तो आप उसको 3 साल पे ही रोक देंगे। तो इट इज टॉकिंग अबाउट वेयर द लिमिटेशन पीरियड इज मोर देन 3 years। वहां पर ही तो पीरियड 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है,
तो वहां पर यू विल स्टॉप इट 3 पे। बट कहां पर पीरियड ओरिजिनली ही 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो रहा, वो 1 साल पे या 2 साल पे रुक रहा है, वहां पर सेक्शन 8 हैज नो रोल टू प्ले। हम इसकी मिस इंटरप्रेट कहां से करते हैं, वो करते हैं नथिंग शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड। तो वहां पे तो उसको नेगेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है नथिंग शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड, बट वी रीड इट एज अ पॉजिटिव, इट इज एक्सटेंडिंग द टाइम। ये कह रहा है कहां पर एक्सटेंड हो रहा है, हमने उसको होने नहीं देना 6 में। करेक्ट। तो मतलब ये कहां पर लिमिटेशन ऑलरेडी 3 साल से ज्यादा है, तो हमने इसको 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होने देना, वो 3 साल पे आकर रोक देंगे हम। अगर ऑलरेडी वो 3 से कम है, उसके ऊपर 8 हैज नो रोल टू प्ले। सो दैट इज द रीजन, अगर कोई लिमिटेशन पीरियड 3 साल या 3 साल से कम का है, तो सेक्शन 6 के अंदर आपको वो सेम पीरियड अलॉट। अगर आपका लिमिटेशन पीरियड 3 साल से ज्यादा है, तो 6 अगर आप लगाएंगे तो वो पीरियड 3 साल से ज्यादा जा रहा है, तो 8 के अंदर आप उसको 3 साल पे रोकते हैं। सो इफ द पीरियड इज मोर देन 3 years, under section 6 you will get the period of 3 years. If the period is less than 3 years, under section 6 you will get the same period which is mentioned. This is a simple thing which you have to keep in mind whenever you are reading section 8. तभी आप सेक्शन 8 को पढ़ रहे हैं, इस चीज को आपको गौर से याद रखना है। क्लियर है? This is what you have to see in relation to section 6 and section 8. And it's very important for your judicial services. Very, very. Clear? So these are the 4 principles. These are the rights in relation to section 8 which you have to keep in mind and which you have to study. करेक्ट। चलो अब मुझे लगता है कि मैं आपको एक टेक्निकल सेंस में आपको मैं पढ़ा सकता हूं। इफ यू आर वेल वर्स दिस टॉपिक, अगर आप समझ गए हैं सेक्शन 8 और 6, सिर्फ 8 और 6, तो मैं आपको एक एक एडवांस लेवल पे एक चीज समझाना चाहता हूं सेक्शन 6 में। तो जनरली वो मैं स्टार्टिंग स्टेज पे नहीं समझाता क्योंकि बच्चे इसको समझ नहीं पाते। तो अब इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, इट्स क्लियर, आप थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं कि क्लियर है सर, तो फिर हम एक छोटा सा एक आपको वर्डिंग का हेर फेर समझाता हूं। चलो अब मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट समझा रहा हूं, तो जरा गौर से देखिए। दिस आई कैन गारंटी यू इट्स नॉट इन योर बुक्स, बट इट इज फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपके पास सेक्शन लिमिटेशन एक्ट होगा, उसका आप सेक्शन 18 खोलेगा, ओपन सेक्शन 18। करेक्ट। अगर आप सेक्शन 18 को देखते हैं एंड सेक्शन 6 को देखते हैं, सेक्शन 6 और सेक्शन 18, 18 एक्नॉलेजमेंट की बात करता है, सेक्शन 6 डील्स विद लीगल डिसेबिलिटीज। सेक्शन 18 जो है वो डेट ऑफ रेकनिंग ऑफ पीरियड को चेंज करता है। सेक्शन 18 changes the date of reckoning of period, whereas section 6 doesn't change the period of reckoning date. जो पीछे शेड्यूल के अंदर रेकनिंग डेट मेंशन की गई है कि लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, सेक्शन 6 उसको चेंज नहीं करता, सेक्शन 18 करता है। क्यों? जरा वर्डिंग देखिए, आप गौर से सुनिए। करेक्ट। आप वर्डिंग देखिए, इट सेज, सेक्शन 18 की वर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। इट सेज when before the expiration of the prescribed period for a suit in respect of any property right, acknowledgement of a liability in writing of such property has been made in writing and signed by the party against whom such
limitation is claimed or by any person through whom he derives his title or liability, a fresh period of limitation shall be computed from a time when the acknowledgement was signed. तो ये सब एक्ट को देखते हैं तो यहाँ पे वर्डिंग देखें। इस वर्डिंग में सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में रिटन एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर अगर आपने कोई रिटन एक्नॉलेजमेंट दे दी, तो उस केस में जब एक्नॉलेजमेंट को साइन किया गया था वहां से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो वापस से। तो दे आर चेंजिंग द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ पीरियड। करेक्ट। सेम वर्डिंग अगर आप सेक्शन 6 में देखें, 6 कहता है, गौर से सुनना है, 6 says where a person entitled to institute a suit or make an application for execution of a decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor idiot, he may institute a suit within the same period after the disability has ceased. यहां पर हमने ये नहीं लिखा the limitation period shall begin to run when the disability ceases. 18 में लिखा हुआ है limitation period shall be computed when the acknowledgement was signed. यहां पे वर्ड लिखा हुआ है that the person may institute a suit within the same period from the legal disability ceases. दोनों में फर्क क्या है? सेक्शन 18 के अंदर लॉ ने खुद रेकनिंग डेट को चेंज किया। लॉ ने कहा पहले पीरियड यहां से स्टार्ट होना था, अब यही पीरियड आप यहां से स्टार्ट करेंगे। तो लेजिस्लेशन ने खुद लिखा है कि द पीरियड विल बिगिन टू रन फ्रॉम दिस डेट व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज साइंड। तो 18 इज नॉट एन ऑप्शन, वो पार्टी को उन्होंने ऑप्शन नहीं दी है। 18 के अंदर कोर्ट ने, लेजिस्लेशन ने खुद पीरियड को चेंज किया है, रेकनिंग पीरियड को चेंज किया। वेयर सेक्शन 6 में अगर आप उसकी लैंग्वेज को गौर से देखते हैं, लेजिस्लेशन ने ये नहीं लिखा कि पीरियड यहां से नहीं यहां से स्टार्ट होगा। लेजिस्लेशन ने पार्टी को ऑप्शन दी कि कितना आपको टाइम मिलना था उतना टाइम आप यहां से स्टार्ट करवाकर आप सूट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 6 में लॉ हैज नॉट चेंज द रेकनिंग पीरियड, लॉ हैज मियरली गिवन यू एन ऑप्शन कि आप सेम पीरियड लीगल डिसेबिलिटी से ले सकते हैं। करेक्ट। तो दोनों की वर्डिंग को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आप पैरेलल फुटिंग पर रखकर पढ़ेंगे तो आपको पता क्या चलेगा, सेक्शन 18 रेकनिंग डेट चेंज करता है कि जी 1 जनवरी से पीरियड स्टार्ट होना था, अब वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो मतलब कि दे हैव चेंज द रेकनिंग पीरियड। सेक्शन 6 में रेकनिंग पीरियड की डेट चेंज नहीं होती। मैंने कहा जो पीरियड 1 तारीख से स्टार्ट होना था और वो 2 साल का था, तो ये 2 साल का पीरियड आप 15 से ले सकते हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मतलब कि लेजिस्लेशन ने खुद रेकनिंग डेट नहीं चेंज करी। इसलिए कब आप सेक्शन 6 को यूज करते हैं तो आपकी मर्जी होती है आप सेक्शन 6 यूज करें या फिर आप ओरिजिनल पीरियड से चलें, बिकॉज वहां पर रेकनिंग डेट चेंज नहीं हुई है, आपको ऑप्शन दिया गया है। तो वो आपके ऊपर लगता है कि आप ऑप्शन यूज करें या ना करें। बट सेक्शन 18 में मैंडेटरली डेट ही चेंज कर दी गई है लेजिस्लेशन के द्वारा, रेकनिंग डेट, तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इन 2 सेक्शंस को अलग अलग लिखा गया है, इसलिए इन 2 सेक्शंस को पढ़ा भी अलग जाता है। कब हमारे टीचर्स हमारे को ये पढ़ाते हैं ना कि सेक्शन 6 के अंदर रेकनिंग डेट चेंज हो जाए एंड रेकनिंग डेट स्टार्ट होगी जब आपकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी, वो गलत है। सेक्शन 6 कहता है जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होना था वो उस दिन से ही स्टार्ट होगा, बट आपके पास एक ऑप्शन है कि उतना समय जो आपको मिलना था वो आप लीगल डिसेबिलिटी के बाद भी अवेल कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है वो आप अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो सेक्शन 6 doesn't change the reckoning date, it merely gives you an option. Whereas section 18 जो है acknowledgement वाला, it changes the reckoning date. वो कहता है, लॉ खुद कहता है
जो पीरियड 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा था, अब हम कह रहे हैं वो आपका 15 तारीख से स्टार्ट। सो दिस इज अ स्मॉल थिंग, देखने को देखा जाए ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, करेक्ट, बट अगर आप इसको लीगल सेंस में देखते हैं, अगर आप एक स्कॉलर की तरफ से देखते हैं, इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू। क्यों? सेक्शन 8 इज नॉट एन ऑप्शन, इट चेंजेस द रेकनिंग में, इट हैज नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच। सेक्शन 6 इज एन ऑप्शन, करेक्ट। क्यों? अब बहुत से बच्चे पूछते हैं, अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, कब मैंने आपको रिलेशन सेक्शन 6 और सेक्शन 8 के साथ पढ़ाया, तो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि जी आपकी मर्जी, आप 6 लगाओ या ना लगाओ। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर कहां लिखा है कि सेक्शन 6 इज एन ऑप्शन? वो इसलिए लिखा है, सेक्शन 6 में रेकनिंग डेट चेंज नहीं हुई, ठीक है जी, रेकनिंग डेट चेंज नहीं हुई, उसने आपको ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन आप अवेल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है, इसलिए वो आपके ऊपर आ जाता है दैट वेदर यू वांट टू अवेल 6 और नॉट, व्हाट यू हैव टू डू। जजमेंट पढ़ेंगे जी, जब इसके टॉपिक्स आएंगे 6, 7, 8 में, वी डोंट हैव एनी जजमेंट्स, तो ये ऊपर ऊपर से निकलेगा। तो आई कंप्लीट दिस क्लास है, तो हम इसको यहीं पे करते हैं। बहुत से बच्चे अभी सीपीसी के अंदर उनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है, आई विल बी एडिंग देम वन बाय वन, and we will be having a CPC class at 3:30. Sure. It's an important class today. So I will be discussing very, very, very important topics. 4 टॉपिक्स में आज का दिन हमने डिवाइड किया है, तो हम 4 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, what it has to say. Let's meet at 3:30 with your CPC.